नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनू और आप सभी का स्वागत करती हूँ श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के आज के इस एपिसोड में। आज मैं आपको ले जा रही हूँ दिल्ली के AICTE ऑडिटोरियम में, जहाँ श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी ने इन एसोसिएशन एंड पार्टनरशिप विद AICTE एज वेल एज हरियाणा हायर स्टेट एजुकेशन काउंसिल एक प्रोग्राम, एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी, जो कि RPL यानी रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के बारे में थी। इस वर्कशॉप का मेन मुद्दा ही यही था कि कंटेम्प्ररी एरा में, कंटेम्प्ररी समय में हम किस प्रकार एजुकेशन को रीडिफाइन कर सकते हैं, और इस रीडिफाइनिंग ऑफ एजुकेशन में RPL रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग कितना महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ आप साथ रहिए, देखते रहिए इन झलकियों को जो मैं आपको इस प्रोग्राम की दिखाने वाली हूँ। Before I move ahead, may I also request you to please hit like and subscribe button so that the family keeps growing. Thank you. NCVET Executive Member Dr. Vinita Agrawal shared her views on how important it is to provide mobility to the students from vocational education to higher education, और किस प्रकार NCVT इसमें सहयोग प्रदान कर रहा है। NCVT एक फ्रेमवर्क रेडी कर रहा है जिसके द्वारा स्टूडेंट्स को NSQF लेवल से अलाइन करके क्रेडिट्स अवार्ड किए जाएंगे, सो दैट वो अपने प्रेशियस ईयर्स जो उन्होंने इनफॉर्मल एजुकेशन या हुनर सीखने में लगाए हैं, उन्हें हम अवार्ड और रिवॉर्ड कर सकें। डेफिनेटली रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, हमारे कंट्री में बहुत सारे इनफॉर्मली ट्रेंड लोग हैं। सो RPL एक तरीका है जिससे कि हम उन यूथ को एक सर्टिफिकेट प्रदान कर सकते हैं जो उनको आगे मोबिलिटी में हेल्प करता है। सो इसी को एक मद्देनज़र रखते हुए नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क 2013 में लाया गया था, क्योंकि कोई भी RPL को असेस करने के लिए बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत होती है, और NSQF फ्रेमवर्क जो है वो बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स हमारे को प्रदान करता है। सो उसके अगेंस्ट लेकिन असेसमेंट करना ज़रूरी है, और आजकल RPL के विषय में हम सोचते हैं कि सिर्फ एक सर्टिफिकेट देना RPL के बेसिस पर दैट मे नॉट बी इनफ। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड कि उसके साथ कोई अपस्किलिंग हो, चूँकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा चेंज हो रही है। सो अपस्किलिंग का एक मॉड्यूल, ब्रिज कोर्स होना, ये सब बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहें कि RPL कामयाब होगा। और अभी जो हम बहुत ज़्यादा NCVT में इसके ऊपर काम चल रहा है कि कैसे हम मोबिलिटी ये ला सकें बिटवीन, ताकि एक बच्चा वोकेशनल स्ट्रीम से एजुकेशन में आगे जाना चाहे तो जा सके। वो मोबिलिटी के लिए अभी हम एक क्रेडिट फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें ये सब चीज़ें किसी ना किसी तरह से उसमें आएंगी, क्योंकि हम एक एकेडमिक एजुकेशन को क्रेडिट्स देने की बात कर रहे हैं, हम वोकेशनल स्किलिंग को क्रेडिट्स देने की बात कर रहे हैं, और ऑल्सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को क्रेडिट्स देने की बात कर रहे हैं। तो आप किसी भी रूट से आ सकते हैं, क्रेडिट्स लेके आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। So this is something that RPL is, as was mentioned in the morning talks also, that when the government started the skilling program, then that was actually at the core of the skilling programs that were developed by the government in the form of the PMKVY program. So it was very well understood that India is a country where, if you look at the numbers of formally trained skilled force we find is very low, but we have a large informally trained workforce. So how do we give recognition to this workforce? So PMKVY, in a way, in the last, like when it started in 2015 and today we are in 2022, हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन श्री BK कुठियाला बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार आज के यूथ को प्राचीन सभ्यता के साथ आगे चलना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि RPL एक बहुत अच्छा रोल अदा कर सकता है। अगर हम प्राचीन सभ्यता की बात करें तो बहुत सारे ऐसे हुनर हैं जो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, और RPL एक ऐसा ज़रिया है जो इन पुराने हुनर को, जो ऑलरेडी किसी फैमिली लीनियज में, किसी ट्राइब में लोगों के पास हैं, उन्हें हम रिकॉग्नाइज करके, उन्हें हम अवार्ड करके उस सर्टिफिकेशन के बेसिस पे डिग्निटी से इन लोगों को आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं। सो RPL एक ऐसा टूल बन सकता है जो कि गुम होते हुए हुनर को आगे बढ़ावा दे सके।
हमारे भारतीय समाज की एक विशेषता है कि भारत का समाज एक आधुनिक पीढ़ी की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, परंतु जीवंत प्राचीन सभ्यता और प्राचीन संस्कृति को भी साथ लेकर चल रहा है। और हम सबको मालूम है कि ये राष्ट्र ऐसा था कि विश्व का नेतृत्व करने वाला आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं कि प्राचीन ज्ञान परंपरा क्या है, तो हम ये पाते हैं कि उसको रीडिस्कवर करना, उसको खोजना और उसको वर्तमान संदर्भ में विश्व के सामने रखना, ये एक बड़ा कार्य है। इसी संदर्भ में एक विषय और आता है कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो अपने आप को, अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ जो प्रौद्योगिकी है वो उसको सीखते हैं और उसका प्रयोग अपने जीवन यापन के लिए करते हैं। तो जो शिक्षा हमको आम स्कूल और कॉलेज में नहीं मिलती है, उस शिक्षा को, उस ज्ञान को भी अपने को समझना, उसको मान सम्मान देना, ये एक बड़ा कार्य है। इसके साथ साथ एक ये भी कार्य है कि जो प्राचीन ज्ञान हमारा है उसको फिर से समझना और वर्तमान शिक्षा पद्धति में उसको लाना। साथ ही साथ ये भी है कि जिनको ये हुनर अपने परिवारों में या अन्यथा उपलब्ध हुए हैं, उनके हुनर को एक प्रमाणिक बनाना और उनके लिए एक ऐसी योजना बनाना कि वो उस कार्य क्षेत्र में और आगे बढ़ सकने के लिए सक्षम हो। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने इस काम को प्रारंभ किया है और इस प्रकार से उन्होंने इस विश्वविद्यालय में एक जो अभियान चलाया है कि ऑलरेडी जिनको कुछ ना कुछ हुनर उपलब्ध है उनको पहचानना, उनके हुनर को पहचानना और उसको किस स्तर का प्रमाण देना, ये उन्होंने प्रारंभ किया है। साथ ही साथ उसकी भविष्य की योजना भी बनाना जिससे वो अपने कार्य में और आगे बढ़ सके। इस प्रकार से जो देश में जो स्किल एजुकेशन है उसको बहुत बड़ा एक उत्थान का रास्ता प्राप्त होने वाला है। हायर लर्निंग और हायर एजुकेशन के इस कार्यक्रम में मुझे लगता है कि मेरी अपस्किलिंग हुई। मैं जो हायर एजुकेशन के बारे में जानता था, जो स्किल्स के बारे में जानता था और जो हमारी चिंताएं थी कुछ, उनके कुछ समाधान मिले आज के वक्ताओं के माध्यम से। और आनंद का विषय ये रहा कि इसमें दो धाराओं का मिलन हुआ, उद्योग का और शिक्षा जगत का। इस प्रकार का जो एक सामूहिक चिंतन और मंथन होता है वो बहुत कम होता है। और हम सबको मालूम है कि जो उद्योग में मेरे बंधु काम कर रहे हैं, जो शिक्षा में मेरे मित्र हैं, दोनों के मनों में ये है कि उद्योग की जिम्मेवारी बनती है, उद्योग का दायित्व बनता है कि जहाँ से उनके लिए कर्मी निकलते हैं, उनके लिए अधिकारी निकलते हैं, उन संस्थाओं को समझना, उनका सहयोग करना और उनकी सहायता करना, ये उनका दायित्व है। और शैक्षणिक संस्थाओं का दायित्व है कि उद्योग को क्या चाहिए, कल के उद्योग को क्या चाहिए, आज के उद्योग को क्या चाहिए, और ये तो करें मगर कल का उद्योग कैसा होना चाहिए, इसके विषय में भी दोनों मिलकर के मंथन करें। और आज का जो मंथन है
प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जो कि चेयरमैन AICTE हैं, कहते हैं कि ये एक लॉन्ग पेंडिंग नीड है। ऐसे हज़ारों करोड़ों युवा हैं जो कि किसी न किसी मजबूरी की वजह से 10वीं या 12वीं के बाद ड्रॉप आउट कर जाते हैं, क्योंकि उनके लिए नौकरी करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर नीड और एक एस्पिरेशन होती है अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने की। इस चीज़ के लिए RPL एक बहुत ही खूबसूरत रोल अदा कर सकता है। नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं जहां हम प्रायर लर्निंग के बारे में सोच और कैसे हायर एजुकेशन में प्रायर लर्निंग को उपयोग करते हुए उनको लैटरल एंट्री, मल्टीपल एंट्री एग्जिट के माध्यम से ले सकते हैं, उसके बारे में चर्चा होने वाली है। आई एम वेरी प्लीज्ड दैट दिस वाज ए लॉन्ग पेंडिंग नीड and we have been discussing on various platforms that students who leave their education after 10th grade and get into some kind of a job which has a lot of skill inputs, and despite earning their own livelihood, incomes, when they want to come to higher education, again they will have to restart from where they had left. Instead of that, if we are able to use that prior learning into their education and allow them to join at appropriate level of skills, I'm sure that it would give a lot of honor and dignity to these students who get into jobs early, and they will be able to contribute effectively even in higher education. मैं क्षमा मांगता हूँ कि normally presidential address is the last one after everyone has spoken, and you said presidential address and put me in. That is because of my request that there are other programs happening parallelly in AICTE. There are lots of files waiting, and I am catching a late evening flight to Bangalore, and therefore I requested, so I am interrupting into the program. That is why my apologies. We have Professor Puthiala ji, who is the chairman of the Haryana State Higher Education Council, who is a well-known personality in terms of all of these issues which we are going to discuss. We have a person from industry, Sri B.B. Gupta ji, who has already spoken. Dr. Raj Nehru, he has also already spoken, and just now Suresh Kumar has also spoken, and there are others who are going to be lined up, so I am not going to name names of all of those who are there from industry as well as from academia who are going to speak on this particular occasion. But this subject is very important, and that's why I said I will make my way at least for a day. I was in Bangalore yesterday also, and I am again going back to Bangalore today. But in between I chose to come here for two reasons. One of them is one of the programs which is ongoing is Universal Human Values, and that's a very important thing. All UGC top brass are also there in the guest house working on that. And on the other side, something which is of great importance of that of recognition of prior learning is happening under the aegis of Sri Vishwakarma Skill University, involving all the industry bodies, several other faculty members, deans, and institutions in the north. Probably we should have invited some of them online from the south and east and west as well. I hope if they are listening, that would be very helpful for them. Yours is the 6th university in terms of domain of skill, but India itself has no more than 4 skill universities, and therefore it is very important. प्रोफेसर राज नेहरू जो कि वाइस चांसलर हैं श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के, उनका तो सपना है कि हमारे देश की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को हम 2035 से पहले ही 50% तक बढ़ा सकें। उनके इस सपने को साकार करने के लिए RPL एक बहुत ही खूबसूरत टूल है। सहस्त्रबुद्धे जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज अपना समय देने का कष्ट किया। और इसी के साथ प्रोफेसर ब्रिज किशोर पुठियाला जी, जिनका मार्गदर्शन हम समय समय पर लेते रहते हैं, जो हायर एजुकेशन काउंसिल हरियाणा के चेयरपर्सन भी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज अपना समय निकाला और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए। हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर विनीता जी, जो पूर्व डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल रह चुकी हैं और सीनियर इकोनॉमिक एडवाइज़र भी रह चुकी हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल में, और इस समय मेंबर के नाते, एग्जीक्यूटिव मेंबर के नाते NCVT जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, उसका कार्यभार उनके पास है। उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपना समय इस महत्वपूर्ण विषय के लिए निकाला।
हमारे मित्र और हमारे सहयोगी और हमारे इंडस्ट्री पार्टनर श्री बीबी गुप्ता जी, जो JBM को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ के अध्यक्ष हैं, इनके साथ मिलकर पिछले कई वर्षों से यूनिवर्सिटी बहुत सारे प्रोग्राम्स को नई दिशा दे रही है। उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ तथा उनका धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय को समझा और विश्वविद्यालय के साथ मिलकर एक नए एक्सपेरिमेंट को करने का अपना संकल्प हमारे साथ दोहराया, और आज उसी का परिणाम है कि हम इस रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग इन हायर एजुकेशन में इस कार्यक्रम को एक दिशा दे रहे हैं। इस सभागार में हमारे उद्योग जगत से आए हुए हमारे बहुत सारे मित्रगण, हमारे पार्टनर्स। JBM ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट श्री बीबी गुप्ता कहते हैं कि ये एक बहुत इनोवेटिव प्रोग्राम है और इससे इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ इंडस्ट्री एज वेल एज द कैंडिडेट्स एंड इवन द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री। उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया मैस्लोज नीड हायरार्की, जो कि हम मैनेजमेंट में पढ़ते आ रहे हैं सालों से। उनके अनुसार जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, जो कि एक बॉटम स्पेक्ट्रम ऑफ द पिरामिड में आती हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। अगर हम चाहते हैं कि हमारा यूथ इस नीचे के पिरामिड से ऊपर उठे, तो उसके लिए RPL एक बहुत ही खूबसूरत टूल है। इसका मतलब ये है कि उनका एक सपना है कि यूथ फूड, शेल्टर, क्लोथिंग इन नीड्स से उठ के सेल्फ एस्टीम नीड्स तक पहुँचे और डिग्निटी और सिविलिटी से जीने का तरीका सीखे। उसके लिए RPL एक बहुत ही सही रास्ता होगा, बहुत ही सही मेथड होगा। RPL program is really a very innovative and very useful for the people. As an industry leader, what we need, the people have to get attached, belong to the industry for their growth. And by this process, we can really make them employability, increase their employability and make them to move vertically and horizontally also. During this program, they always acquire some additional skills, in addition whatever they have been having it through their previous learning and experiences. With this, they are naturally, as we see, there are basic needs of the people. After somebody has met his physiological need, then he needs a safety need. Safety need is most important, is the movement, the employability. The next is the esteem, self-esteem. He gets respect, he gets self-esteem, he gets recognized in his own eyes and by the society and by the industry where he works for. I think in all way, this is extremely useful for an individual, for the society and for the factory and organization where he is working for. Looking forward to connect ourselves as much as possible with SVSU and take it forward. Thank you. Sometimes can be very exciting, sometimes can be very boring. We want to make it very exciting. You have just heard Mr. Rajan. The subject is of practically extremely important and interest to everyone. My senior colleagues on the dais, Shri Saspudeji, Acharya ji, Dr. Vinita Tiwari, Rajan, and the senior leadership of SVSU. Briefly, I think the program has already been explained by Mr. Rajan, and he has given importance. Recognition of the prior learning is an extremely important subject to the heart of anyone who works in industry and want to really see that all his members grow up. Why we have chosen this tool and die? Tool and die is nothing but the core heart of any industry. Anything when you start manufacturing, first thing you need a proper tool and die. And that is where whole productivity, quality, delivery, everything is set. If you don't have the right quality of tools and die, which we always see is the maximum requirement of any upcoming or mature or growing company. Just brief about our company. Group is, I want to take 2 slides just to tell you about JBM is a global conglomerate. मैं इस समय हूँ JBM ग्रुप के DGM मैन्युफैक्चरिंग श्री मनोज मोहन जी के साथ। मैं आपसे एक छोटा सा पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ। एक एसोसिएशन हुई है, पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है RPL का बिटवीन JBM ग्रुप एंड SVSU। मुझे आप बताइए कि इससे हमारे युवाओं को क्या फ़ायदा हो रहा है। देखिए, जो युवा हमारे इन चीज़ों से दूर थे या पढ़ाई नहीं कर सकते थे, उनके लिए विन विन सिचुएशन है, इंडस्ट्री के लिए भी और उनके लिए भी।
इसमें कैंडिडेट आते हैं, लर्निंग भी करते हैं और अर्निंग भी करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे लाके और अच्छी ग्रोथ कर पाते हैं। तो इसीलिए JVM ने इनिशिएटिव लिया है ताकि ये नेशन के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी अच्छा हो, और जो हमारे युवा दूर हैं इंडस्ट्री से वो उनके पास इंडस्ट्री के अंदर आएँ और कुछ करके दिखाएं। एंड जो युवा इसमें एसोसिएटेड हैं उनका रिस्पांस कैसा आ रहा है जब से उन्होंने ज्वाइन किया है? काफ़ी एक्साइटेड है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, आ रहे हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं हमारे से, और अलग अलग टाइप के अपना टेक्निकल चाहे प्रोफेशनल या पर्सनल हो, हर तरीके से आके हमारे साथ बात करते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं और जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ। सो ये एक विन विन सिचुएशन है इंडस्ट्री के लिए और युवाओं के लिए, यूथ के लिए, और जैसा कि मनोज मोहन जी कह रहे हैं, ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री के लिए एक विन विन सिचुएशन है, ओवरऑल इकोनॉमी जो है उसके लिए एक विन विन सिचुएशन है। डॉक्टर विनीता अग्रवाल जी, एग्जीक्यूटिव मेंबर NCVT, श्री राज नेहरू जी, वाइस चांसलर श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, श्री BB गुप्ता जी, प्रेसिडेंट JVM ग्रुप, and my colleagues प्रोफेसर राठौर, प्रोफेसर ऋषिपाल, प्रोफेसर ज्योति राणा, आप सभी को मेरा स्वागत प्रणाम। I will be going through the slides which will give the Shri Vishwakarma Skill University perspective about the RPL in higher education. Now Shri Raj Nehru ji and Shri BB Gupta ji, so they have elaborated a lot what is RPL and how it's going to be benefited, how it will benefit the society and how it has been implemented at global level. And Shri BB Gupta ji has also given us some insight about the pilot project which Shri Vishwakarma Skill University is going to implement with JVM. What is RPL? We all know it's recognition of prior learning. Industries, my fellow deans, faculty members, staff members, students. Really, this is a wonderful time and a wonderful opportunity because we are talking about RPL. And if we talk about Shri Vishwakarma Skill University, the university has been created for a specific reason. And the reason is India is facing a paradoxical kind of challenge. And the challenge is, on the one part, we are having many people, those who are having wonderful degrees in their hand, but not competent to get the job. And contrast to that is that there are many people, those who are having competency but not the qualifications, so they are not qualified. That is the paradox. So how it can be worked out? And for that reason, this university came into existence, and we are running various kind of programs like as we are in process of this pilot project of RPL. Already we have started the regular courses in skill and vocational education, starting from the basic certificate courses to the PhD, short-term courses for enhancing the existing competency of people. And yes, of course, we are involved in assessment and certification of skill through the various centers. So these are some kind of programs are being run by this. ये आज हमारे विश्वविद्यालय के लिए ये बहुत गर्व का विषय था कि एक ऐसे विषय पर वर्कशॉप आयोजित की गई जिसकी आवश्यकता बहुत लंबे समय से इस हायर एजुकेशन के सिस्टम में की जा रही है, जिसकी चिंता माननीय कोठियाला साहब ने की कि किस तरह से जो 73% युवा हैं जो कि हमारे सिस्टम का पार्ट या हायर एजुकेशन या स्किल एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है, उनको किस तरीके से समाज के विकास के साथ जोड़ा जाए। इस अवधारणा के साथ
ये इस तरह की वर्कशॉप का आयोजन किया गया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इस कार्यशाला में जो भी मेन स्टेक होल्डर जिसे हम कहते हैं, वो सारे स्टेक होल्डर्स आज यहाँ पर एक साथ एक मंच पर उपस्थित रहे। अगर वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं तो वोकेशनल एजुकेशन के क्षेत्र में अगर आज कोई रेगुलेटर है तो वो NCVT है, और हमारे मध्य आज NCVT के एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में डॉक्टर विनीता अग्रवाल मौजूद रही। राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम तकनीकी शिक्षा की बात करते हैं, टेक्निकल एजुकेशन की एपेक्स बॉडी या रेगुलेटरी बॉडी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और उसके शीर्षस्थ अधिकारी माननीय चेयरमैन श्री अनिल सहस्त्रबुद्धे आज इस मंच पर उपस्थित थे। आई होप इस एपिसोड के थ्रू मैं आप तक पहुंचा पाई हूं कि इस वर्कशॉप में किन अहम मुद्दों पर डिस्कशन हुई है और किन अहम मुद्दों पर लोगों ने अपने कीनोट स्पीकर्स ने अपने पॉइंट्स प्रस्तुत किए हैं। RPL एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है जो कि धीरे धीरे पेस पिकअप कर रहा है। ऑल्दो बहुत सारी कंट्रीज़ में ये ऑलरेडी अडॉप्ट किया जा चुका है बहुत ही सक्सेसफुली। इंडिया में क्योंकि ये धीरे धीरे नया कॉन्सेप्ट पेनिट्रेट कर रहा है, इसमें इंडस्ट्रीज़ का सहयोग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का सहयोग और रेगुलेटर्स का सहयोग बहुत ज़रूरी है इसे सफलता प्रदान करने के लिए। होप टू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच।